देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्थान के गुर्जर आंदोलनकारियों ने आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सड़क मार्ग भी जाम कर दिए हैं। उन्होंने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पहले से ही जाम कर रखा है। रविवार को आंदोलन उग्र हो गया और हाईवे पर जाम करने के साथ तोड़फोड़ भी की गई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुर्जरों का कहना है कि सरकार उनकी मांग 50% आरक्षण में से कानून सम्मत 5% आरक्षण को देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसलिए हमने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो इसी तरह के आंदोलन राज्य के अन्य भागों में भी शुरू कर दिए जाएंगे। इस बीच सरकार और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता रविवार को बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। गुर्जरों का दबाव है कि सरकार उन्हें ओबीसी आरक्षण में से ही 5% अलग से आरक्षण दे। इससे आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा नहीं होगी। राज्य में सरकार ने सन 2008 में गुर्जर और कुछ अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग मामले मानते हुए 5% आरक्षण के प्रावधान कर रखे हैं। लिहाजा राज्य में आरक्षण 50% से बढ़कर 54% हो गया है। इसमें 21% अन्य पिछड़ा वर्ग, 16% अनुसूचित जाति, 12% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सरकार अनुसूचित वर्ग के आरक्षण में कोई काट छांट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के 21% कोटे में कोई उलटफेर किया गया तो इसमें शामिल प्रभावशाली जातियां उसे सहन नहीं करेंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा स्वाहनी मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी है और गुर्जर आरक्षण पर फिलहाल अदालत ने स्थगन आदेश जारी दे रखा है। यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जातिगत आरक्षण के लिए नए सिरे से प्रावधान किए जाने की जरूरत है और क्या गुर्जरों की आरक्षण की मांग जायज है। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर कमल नयन काबरा, भारत सरकार के विशेष सलाहकार एडवोकेट अरविंद कुमार वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा और CSDS में प्रोजेक्ट डायरेक्टर विपुल मुदगल। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे काबरा साहब शुरू करना चाहूँगा कि क्या आज के संदर्भ में, जबकि हम 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये जो मांगे उठ रही हैं जातिगत आरक्षण की और नए सिरे से आरक्षण दिए जाने की, क्या ये जायज़ है? देखिए, शुरू में जब आरक्षण की नीति शुरू की गई थी उसका एक काफ़ी रीजनेबल आधार था, पर 50 साल से ऊपर 60 साल होने जा रहे, उससे भी ऊपर होने जा रहा है, 65 से भी ज्यादा, हाँ 64 से भी, तो इन आरक्षण की नीतियों ने इनसे जितने भी सीमित संख्या में लाभान्वित लोग हुए हैं उनकी तीसरी चौथी जनरेशन आ रही है। और दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत रोजगार सबके लिए बढ़ने की जो नीतियां थी उनको और ज्यादा समाप्त किया जा रहा है। तो ये जो वास्तव में राजनीति का एक नया रूप आ रहा है कि आप असली मुद्दे, सबके सामूहिक मुद्दे नहीं उठाएंगे और एक जो अपर क्लास में अपर क्रस्ट जो आ गई है इनसे लाभान्वितों की, तो आप उसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए कि जिन लोगों को जो लाभान्वित हो चुके हैं उनको लाभ करने की जो सीमा है उसको ऊंची करते रहते हैं, उसका कोई दूसरे लोग भी विरोध, यानी आप उसके पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इसको केवल ठुकराना भी ठीक नहीं है। साथ साथ आप ये कहिए कि जो आप प्रो बिजनेस या जो व्यवसाय करने की आजादी और सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं उसमें जमीन की सुविधा, आपको खेत की बीज की सुविधा, आपको जैसे आरक्षण छोटे उद्योगों से लघु उद्योगों से हटा जा रहा है उसको समाप्त करने के, उनको प्रोटेक्शन के लिए, तो एक व्यापक स्तर पर इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है। मैं 1 मिनट पे पूरा कर दूं कि जो हमारे यहाँ जितने लोग नई काम की तलाश में आते हैं उनके बमुश्किल 10-15% को काम मिल पाता है। उसको आप बढ़ाने के लिए सामूहिक आंदोलन कीजिए, उसकी जो ताकत होगी। और जो आप ये, चलिए मैं आता हूं आपके पास में। जी, अरविंद कुमार वाजपेयी साहब, आपकी क्या राय है कि क्या ये जो गुर्जरों का आंदोलन है, आरक्षण, हालांकि 2008 में ही इनको आरक्षण दिए जाने का फैसला कर लिया गया था, राज्य सरकार ने उसके लिए आदेश भी कर दिए थे, लेकिन अब स्टे ऑर्डर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो, वो भी उनके सामने एक बाधा है। लेकिन जब एक नीतिगत तौर पर मान लिया गया कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, फिर क्या आपको दिखाई देता है इसकी संभावना है कि अदालत मान लेगी, और क्या ये सही है या नहीं? देखिए, जहाँ तक गुर्जरों के आंदोलन का सवाल है,
पहला विषय ये कि आंदोलन किस तरीके का होना चाहिए। ये जो टकराव की स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है वो तो सरासर गलत है। सरकारी संपत्ति को तोड़ना, रेल ट्रैक जाम करना, और जबकि ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे को नहीं हटाएगी, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार कहीं कुछ नहीं कर सकती। और जहां तक उसकी गुजर रिजर्वेशन का सवाल है, राज्य सरकार ने ऑलरेडी किया हुआ है, उनकी तरफ से इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्टे की वजह से वो रुका हुआ है। अब सवाल है कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए हमारी पार्टी का या मेरा व्यक्तिगत जहां तक सवाल है, आरक्षण का एक बहुत बड़ा विषय जो गंभीर विषय था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि उसके लिए अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कमीशन बनाया जाएगा, और कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी उसको राज्य सरकार लागू करना चाहे तो करेंगी, केंद्र सरकार लागू करना चाहे तो करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो जब एक फैसला हो चुका है तो आंदोलन किस लिए? आपको अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कराना है तो एप्लीकेशन लगाइए सुप्रीम कोर्ट को। उससे तो हो नहीं रहा ना, 15 साल से आंदोलन चल रहा है, बार बार बातचीत भी की गई, बार बार जो है बिना हिंसा के भी आंदोलन किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि साहब अब तो हम उठने वाले नहीं है रेल पटरियों से जब तक हमें हम लोग सपोर्ट नहीं करते इस तरह। लेकिन आरक्षण को तो आप इन प्रिंसिपल से आप सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जहां से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबको अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में जी काबरा साहब, मैं आता हूं। विपुल मुदगल साहब, आपका संस्थान CSDS इस बारे में काफ़ी स्टडी करता है, और अब आज की जो हमारी ये चर्चा है उसमें हमारा मुद्दा यही है कि क्या नए सिरे से जातिगत आरक्षण दिए जाने की शुरुआत आपकी नज़र में होनी चाहिए? क्या उसके लिए पर्याप्त कारण हैं? कुर्बान, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये आज की बात नहीं है, हम 15 साल से देख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो 2008 में जो हुआ था, 2007 में जो हुआ था, उसका पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। उस समय उन्होंने कहा कि हम हाईवे जैम करेंगे, हम रेलवे लाइन पे बैठेंगे, उसके बाद नेगोशिएशंस की बातचीत हुई, वो नेगोशिएशन फेल हुए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद गोली चली। और हर बार मैं ये देखता हूं, मैं तो ये तमाशा, क्योंकि राजस्थान में मैं पत्रकारिता कर चुका हूं, कई वर्ष तक कर चुका हूं, तो मुझे ये तमाशा देखते हुए काफी आदी हो चुका हूं अब। तो उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा कहती है कि देखिए आप शांति से काम लीजिए, आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, ये न्याय की व्यवस्था है, हम सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसको, और आप मजे की बात यह है कि ये चूंकि 2 पार्टियों की राज्य है, तो वहां पे जो इस समय रूलिंग पार्टी कह रही है वो जब अपोजिशन में थी तो उसका ठीक उल्टा कह रही थी। देखिए ये अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि गुर्जर पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, SC है, ST है, डिनोटिफाइड ट्राइब है या क्या है, सचमुच गरीब है कि नहीं है। तो ये देखिए, इसमें मुझे लगता है इनकी नीयत साफ नहीं है। जब इलेक्शन हुए थे तो इस बार इलेक्शन के पहले साफ साफ संकेत दिए गए थे जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा कि भाई हम आपके लिए कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने न किया हो ये खेल, कांग्रेस भी ये खेल पहले कर चुकी है। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि हम बाइफर्केशन करेंगे, हम ओबीसी में ये विभाजित करेंगे, फिर आपने उनको कहा कि हम उनको, अब देखिए इसमें न्याय की व्यवस्था आ गई है, और ये मुझे लगता है कि धोखा देने वाली बात है। ये तो राजनीतिक कारण आपने गिनाए विपुल, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी निजी राय क्या है? क्या हम 21वीं सदी के भारत में नए सिरे से जातिगत आरक्षण की बात कर सकते हैं, करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए जहां पे जो, जैसे काबरा साहब ने पहले कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको चाहिए, लोग आपको, देखिए रीविजिट जरूर होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन वगैरह करते हैं, जो चुनाव क्षेत्र बदल जाते हैं, तो नई जातियां आ रही हैं, लोग उठ रहे हैं, और जैसे बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके ऊपर कई पोजीशंस, मुझे लगता है कि हिम्मत करने की जरूरत है। अब एक ऐसी सरकार आई है जिसके पास अच्छा बहुमत है लोकसभा में, और अगर अच्छी नीयत के साथ अगर अच्छी शुरुआत कर दे तो इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए गुर्जरों का जहां तक सवाल है, ये मुझे लगता है कि जीवन भर करते रहेंगे इस तरह आंदोलन, क्योंकि गुर्जर बिखरे हुए हैं। ये कई राज्यों में और कई डिस्ट्रिक्ट्स में, करौली में, भरतपुर में, दौसा में, सवाई माधोपुर में, कई जगह बिखरे हुए। तो इन बेचारों की इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मीणाओं की तरह से आपको जो है वो एकदम तुरंत कुछ कंस्टिट्यूएंसी में फायदा पहुंचा सके। तो देखिए अच्छी नीयत के साथ, नीति अलग है, नियत अलग है, अच्छी नियत के साथ अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, भारत में जो भी पिछड़ा है
हमारी तरफ से कोशिश होगी कि उसको किसी प्रकार की मदद हम दें। उस नियत से अगर आप चलेंगे तो उसका पूरी तरह से हल संभव है और आप जो है रिजर्वेशन को भी, आरक्षण को भी रिविजिट कर पाएंगे। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। उमाकांत लखेड़ा, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में गुर्जर जिस तरह से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, न सिर्फ आरक्षण की मांग कर रहे हैं बल्कि वो अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि 5% उनका हिस्सा दिया जाए, दूसरी जातियां उसके लिए तैयार नहीं है, तो एक जाति संघर्ष की भी संभावना बन रही है, लेकिन क्या उनकी ये मांग जायज है? आरक्षण उनको मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो पूरे डिमांड है, जो मौजूदा मुद्दा है राजस्थान में, जो कुछ घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते से हो रहे हैं, उसकी सारी बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और उसकी सीमा को, लक्ष्मण रेखा को ना तो वसुंधरा राजे सरकार छू सकती है, छेड़खानी कर सकती है। उसकी सारी जो बॉल है इस समय अगर कुछ कर सकती है तो उसमें मोदी सरकार जो सेंटर में बैठी है वो इंटरवेंशन कर सकती है। क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूँ विपुल की बात से कि इन्होंने वादा किया था, हो क्या रहा कि ये बैंसला साहब जो थे, इस आंदोलन के जो प्रमुख किरदार है, वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सब। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या हम आज के हिंदुस्तान में नए सिरे से जातिगत आरक्षण की बात को जायज ठहराएं? देखिए, इसको हमें इस ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा इस पूरी बात को कि जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित आरक्षण की एक सीमा तक तो जायज है और आपने वो सीमा क्या होगी और सीमा ये है कि क्रिमिनल जो आपने जो संपन्न हो गए हैं, जो सक्षम हो गए हैं, उसी समुदाय के लोग ये चिन्हित करें, गुज्जरों में या जाटों में या दूसरी जो जाति है जहां के हिस्से में वो हिस्सा मांग रहे हैं, निश्चित रूप से वो जो लोग हैं जो क्रिमिनल हो गए, संपन्न हो गए, उनके क्लास 1 गजेटेड अफसर हो गए, मीना लोग संपन्न हो गए, दूसरे समुदाय संपन्न हो गए, तो उस समुदाय में से उन लोगों को बाहर किया जाए, जैसे कि रिविजिट की बात हुई है अभी, तो उन लोगों को जब आप बाहर करेंगे तो नया स्पेस आएगा, तो उस स्पेस में। लेकिन इसके लिए फिर वो जो बहुत वोट पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है, क्योंकि जो हो क्या रहा है कि आप जितने साधन संपन्न होते हैं, जितने आपके पास रिसोर्सेज आते हैं, जितने आप ब्यूरोक्रेसी में ताकतवर होते हैं, उतने ही आपके पॉलिटिकल क्लाउट भी बढ़ता है, तो कोई छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं जुटाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि मौजूदा सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको इंटरवेंशन करना चाहिए और उसकी जो पार्टी है, उसकी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में ये वादा किया था कि हम गुज्जरों की जो डिमांड है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। 2008 में जब गहलोत जी की सरकार थी तो ये हवा देने के लिए, गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी के तमाम लोग इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। अब चूंकि वो बीजेपी से डिमांड हो रही है तो बीजेपी राज्य सरकार जो है बचाव के मुद्दे में, मेरा ये पूरे मुद्दे पर ये कहना है कि वोट पॉलिटिक्स जब तक इस मुद्दे पर हावी रहेगी और जाति आरक्षण पर हावी रहेगी तो वोट पॉलिटिक्स और जाति आधारित आरक्षण को हम अलग अलग करके देखना पड़ेगा। ये तो आपकी एक अच्छी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, इसकी संभावना कम है। अरविंद वाजपेयी साहब, आपने बात की कि साहब गुर्जर जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है, लेकिन मांग उनकी जायज़ है। इसके अलावा अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जाटों को जो आरक्षण मिला, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया और कहा कि साहब ये जायज़ नहीं है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके या कोई और रास्ता निकाल करके ये आरक्षण दे देते हैं गुर्जरों को, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको स्ट्रक डाउन नहीं करेगा? देखिए, स्ट्रक डाउन का तो अगर कोई भी पार्लियामेंट या राज्य सरकार लॉ बनाती है जो कि संविधान से कॉन्ट्रेरी है तो वो स्ट्रक डाउन होगा, उसमें तो राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। इफ द एक्ट और द रूल और द लॉ इज मेड इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो स्ट्रक डाउन नहीं होगा, उसका तो बड़ा क्राइटेरिया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 340 पावर देता है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनको निकालिए, उनको खोजिए, और आर्टिकल 16(4) में ये कहा गया है कि उनको आप रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की सहमति के साथ है। लेकिन मुद्दा यहाँ दूसरा है कि लिमिट कितनी होगी। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हम एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं? अभी राजस्थान में बात की जा रही है कि राजपूतों को, बनियों को, कायस्थों को, ब्राह्मणों को आरक्षण दिया जाए, तो फिर बचेगा कौन? हाँ, तो वो बात आपकी ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित है कि अगर आप एक कास्ट को देंगे दूसरी कास्ट उठेगी, तीसरी कास्ट उठेगी। इसीलिए उन्होंने कहा इकोनॉमिकली वीकवर्ड, उससे जाति से मत जोड़िए,
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और इसीलिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि जो काका कालेलकर कमीशन था या मंडल कमीशन था उसकी दोबारा से समीक्षा किए जाने की? नहीं, वो तो बड़े डिटेल में समीक्षा हो चुकी है और उसमें जातियां भी इंगित की गई हैं। वो सेंसस जो था उसके आधार पर सारा कुछ हुआ था, लेकिन दोबारा हो सकता है जैसे लिमिटेशन हुआ कि क्योंकि सेंसस चेंज होता रहता है, जनसंख्या चेंज होती रहती है, तो उसके आधार पर अगर सरकार करना चाहेगी तो कर सकती है। लेकिन मुद्दा यहाँ बड़ा साफ है, क्या गुर्जर आंदोलन को सही मानना चाहिए या गलत मानना चाहिए, ये राज्य सरकार का ऑलरेडी फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट उसको जांच करेगा। जाट रिजर्वेशन उन्होंने स्टक डाउन कर दिया, तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि गुर्जर का जो रिजर्वेशन है वो भी स्टक डाउन हो जाएगा। उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको किस बेस पे दिया गया है, वो सारी चीजें कोर्ट ने। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वामी मामले में कह दिया 1992 में कि 50% से तो ऊपर नहीं, 49.5 उन्होंने किया हुआ जी। तो फिर जाहिर है कि जो बाकी को जो मिल रहा है उन्हीं पे जाएगा ना, उन्हीं का हिस्सा कटेगा। जी, वो कटेगा, लेकिन उसके अलावा एक और है, जैसे कि कई स्टेटों में वो सीमा भी पार कर चुके हैं। तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि वहां 70% तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक स्टक डाउन हुआ है, मैटर पेंडिंग है। तो वो भी एक विवाद का विषय है, उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कमल नयन काबरा साहब, क्या ये बहस लगातार चलती रहेगी और कहीं इसका अंत आपको होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जो महानुभाव यहाँ पर बता रहे हैं और जो स्थितियाँ स्पष्ट नजर आ रही हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर किसी एक को खुश करना, ये नीतियां खुश करने की है, किसी सिद्धांत पर, किसी वास्तविक जमीनी स्थिति पर नहीं है। जो जितना जोर लगाएगा, जो जितना ज्यादा उग्र होगा, आप उसको सुनने की मानसिकता बना चुके हैं और उसी मानसिकता का लाभ उठा करके ये कहा जा रहा है या अभी या फिर कभी नहीं टाइप की जो बातें आ रही है। तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक और निर्णय जो जमीनी स्थिति से हो कि इस देश के लोगों की नौकरी की, आजीविका की ख्वाहिश जो है वो बहुत लेजिटिमेट है और उसकी बहुत उपेक्षा हो रही है। उसके बदले में जो पहले से भरे पेट हैं, जो जैसे जो मैं अपने गुर्जर भाइयों की भाषा में कहूँ, जो धापे हुए हैं, उनके यहाँ तो उनको और परोसा जा रहा है, उनको जा रहा है। आपको इस नीति को छोड़ना पड़ेगा और आपको जो पूरा नया व्यापार की सुविधा या जीडीपी की ग्रोथ, आप जीडीपी की ग्रोथ करके कभी भी रोजगार की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप रोजगार की इच्छा पूरी करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। जब तक आप इस बेसिक अकाट्य सिद्धांत को नहीं मानेंगे और जो वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के जो पैसे वालों के गुण गाने वाले, उनके हाथ बढ़ाने वाले संस्थाएं हैं, उनकी बात सुनते रहेंगे और उनको झूठे आंकड़ों में, झूठे तथ्यों में और हवाबाजी जो हो रही है नीतियों के नाम पर, उस पर करते रहेंगे, तब तक इस तरह के आंदोलन किसी न किसी रूप में उभरेंगे। वो गलत नीतियों का, गलत सोच का, अनप्रिंसिपल्ड आप जो भटकाव करते हैं, ये भटकाव की राजनीति है। लोगों को सही मुद्दों पर आकर के उनकी सही आकांक्षाओं को पूरा करने की है। तो इसका एक आधार निश्चित रूप से सही है कि लोगों की आकांक्षाएं जितना विशाल और विकराल रूप बेरोजगारी ले रही है, लोगों की आजीविका, तो आप कह रहे हैं, पहले लोगों को कहते हैं एक बेतुकी जो प्रायोरिटीज है, पहले हम लोगों को शौचालय देंगे, उसके बाद में हम उनको मकान देंगे और उनके बाद में हम उनको आजीविका देंगे। भैया ये बिल्कुल उल्टी बात है। आप पहले आजीविका दीजिए, उसके बाद में उनको वो अपने आप मकान बनाएंगे, अपने आप आएंगे, उसके लिए सुविधा दीजिए। ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि लोगों को स्वच्छ भारत, कहां पर स्वच्छ भारत आएगा जब लोगों के पास में सामान्य अपने कामों करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए पूरे नीतिगत भटकाव का और जो लोगों को बार बार बड़े बड़े भाषण जो कंटिन्यूस सब पार्टियां कर रही है, जो शासन में रही है, यहां तक कि जिन पार्टियों से ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि इससे बदलने की जरूरत है। विपुल मुद्गल साहब, भारतीय संविधान जब बना 1950 में, उस वक्त में ये आरक्षण का जो प्रावधान था 10 साल के लिए किया गया, फिर ये इसको लगातार बढ़ाते रहा गया। उसके बाद हमने देखा कि 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। तब भी ये कहा गया कि समाज के जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू हुए भी
35 वर्ष का समय 25 वर्ष का समय होने जा रहा है और हम फिर एक नए आंदोलन देख रहे हैं। हो सकता है कल को कुछ और जातियां दूसरे कारणों से आंदोलन करें। तो आपकी नज़र में ये सिलसिला कहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा या इसका कोई हल है? देखिए, इसका हल भी है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। उस रास्ते से उसे रोका जाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक नारा दिया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यानी कि आप जो है अगर हल्ला मचा सकते हो, तोड़फोड़ कर सकते हो और पूरे उसको रैंसम कर सकते हो, तो फिर आपका हक बनता है कि आपको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। तो देखिए, ये जो जाट को आरक्षण दिया गया, ये एक बहुत गलत परंपरा शुरू हो गई वहां से। हालांकि राजस्थान में अब भी धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के जाटों का आरक्षण लागू है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कुछ जगहों पे हटाया गया है, बाकी जगहों पे नहीं हटाया गया। तो उसमें क्या है कि इन लोगों के पास जमीनें हैं, इनके पास रोजगार है, इनके पास व्यापार है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन है, इनके पास नौकरियां हैं, इनके पास पैसा है दूसरों की अपेक्षा। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा है कुछ, लेकिन जहां पे आप तुलनात्मक अध्ययन ही करते हैं, तो ये जो एक गलत रास्ते पे चल गया, पहले तो इसे रोकने की जरूरत थी। तो हर बार हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े भारी एक सहूलियत ये है कि कम से कम जो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल गैर संगत हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उन चीजों के ऊपर एक कम से कम अंकुश लग जाता है। जहां तक आप ये कह रहे हैं हल की बात, इसमें बड़ा साफ है कि आपको पिछड़ेपन के अंक आपको विकसित करने पड़ेंगे और जाति से आप काट नहीं सकते। जैसे कि हमारे कुछ साथी बहुत पहले से कह रहे हैं कि बस सिर्फ आर्थिक कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। जाति एक पिछड़ेपन का सूचक है और रहेगा बहुत लंबे समय तक। तो उसमें आप कर ये सकते हैं कि एक व्यापक बड़ी सूची बनाएं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र से आता है या नहीं आता, कौन से स्कूल में पढ़ता है। देखिए, अगर कोई कलेक्टर है या कोई क्लास 1 अफसर है और उसके बच्चे को आरक्षण मिले या न मिले, उससे पहले पता कर लीजिए कौन से स्कूल में पढ़ा है। अगर वो वसंत वैली स्कूल में पढ़ा है, श्रीराम में पढ़ा है, दून स्कूल में पढ़ा है या ऋषि वैली में पढ़ा है, तो उसको आरक्षण उतना नहीं मिलेगा जितना कि उसी जाति के ऐसे व्यक्ति को जो मामूली गांव के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के उसमें पढ़ के, स्कूल में पढ़ के आया है और उसी जाति का है। तो उसमें अब इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके हमारे पास मौजूद हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत अच्छी सूचियां बना सकते हैं। माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं उसके आधार पे अंक दिए जा सकते हैं। पुश्तैनी जो आपकी जायदाद है, मकान है, इसके आधार पे अंक दिए जा सकते हैं जी। और इसी तरह से आदिवासी हैं या जीविका के साधन। यानी आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से समीक्षा किए जाने की जरूरत है इस पूरी परिपाटी की? बहुत लोगों ने की है कुर्बान जी, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी चीजें इसमें दी हैं। लेकिन क्या है कि राजनीतिक जो हमारे दल हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब भी, भारत आगे निकल गया है लेकिन हमारे राजनीतिक दल पिछड़े हुए हैं, वो अभी भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये इल्जाम लगाऊंगा कि इसमें एक बहुत बड़ी मतलब जो भूमिका है वो राजनीतिक दलों की है। अगर थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाएं, थोड़ी कल्पनाशीलता दिखाएं, तो भारत के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा, क्या ये जो आरक्षण को लेकर के राजनीति है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे और पहले विपुल ने भी किया, ये इसी के मझधार में फंसा रहेगा मुद्दा आरक्षण का, या इससे हम बाहर भी आ पाएंगे, या वक्त की ज़रूरत है कि हमें इसके अलावा इसका कोई रास्ता तलाश करना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा और अपनी जो पिछली बात थी उसको थोड़ा विस्तार दूंगा कि जो मौजूदा सरकार, अगर मोदी सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, अगर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कह रही है और मोदी सरकार एक नई राजनीति की बात देश में कर रही है, तो ये इस पूरे जो बीमारी है, ये डिसीज है ये, और ये डिसीज का इलाज तलाशने के लिए जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, उसके लक्षणों की तलाश नहीं करेंगे, उस बीमारी के लक्षणों की तलाश नहीं करेंगे, तब तक आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो सवाल यह है कि आपको ट्रेडिशनल टोटकों से वोट मांगना, जाति के आधार पर छोटी मोटी राजनीति करना, चुनाव जीत जाना, फिर उसके बाद 5 साल तक भूल जाना, उससे बाहर निकल करके मुझे लग रहा है कि बड़ी दूरगामी दृष्टि से मोदी सरकार को सोचना चाहिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, और ये देखना चाहिए कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं या ट्रैक पे बैठे हुए हैं, क्या इन सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? सवाल तो ये है। 5% की मांग कर रहे हैं, जो 20 लाख लोग या 10 लाख लोग राजस्थान के लोग हैं, वो कह रहे हैं 5% आरक्षण दे दो। मुझे लग रहा है कि ये 5% आरक्षण में भी कितने लोग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। दूसरी बात क्या है
कि इसका जड़ ये है कि आप शहरीकरण की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बसाएंगे, आप खेती से लोगों को विमुख कर रहे हैं, गांव को उजाड़ करके शहर बसा रहे हैं। लोग परंपरागत जो उनके कुटीर उद्योग थे, धंधे थे, पानी थे, उनके बाप दादा के पुश्तनी जो उनके जो उनका कौशल था उससे आप बाहर निकल रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि वो लोग उसी हालत में रहें? नहीं, क्यों रहे उस हालत में? मैं कह रहा हूं कि आप, एक बड़ा इश्यू है ये कि आज खेती से आदमी विमुख हो गया है। जब खेती का जो लेबर है, लेबर विमुख हो गया है किसी ना किसी कारण, बस मैं सरकार को पूरी तरह उसमें जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं, या इसी सरकार का पिछले सरकार को, ये एक अस्थायी सच है ये कि लोग खेती से विमुख हो गए हैं, और वो खेती से विमुख हुए तमाम लोग वो अनस्किल्ड है, उनके पास कोई हुनर नहीं है। तो सवाल ये है कि लोगों को ये जो समाधान निकालना है कि नौजवानों को कुछ स्किल डेवलपमेंट की तरफ, दूसरे चीजों की तरफ, जहां वो परंपरागत मुद्दों से अलग हट करके या उनकी हम पुरातन चीजों से बाहर निकाल करके उनको बोलें कि आप नए सिरे में ये स्किल डेवलपमेंट कीजिए। वहां कैंप लगाया जाए कि भाई आप ये स्किल डेवलपमेंट कर, आप नौजवान आइए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, हर गांव स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए, ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए, उनको विभिन्न तरह के चीजें कौशल निर्माण के क्षेत्र में फिट किया जाए, जिससे कि वो कम से कम डाइवर्ट तो हो और ये दूरगामी उनके लिए होना। और ये लोगों के दिमाग से निकालना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी से तुम्हारा जीवन उद्धार होने वाला है। ये जो भ्रांति फैली हुई है और ये जो नौजवानों को भड़काने वाले लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, इसमें दो राय नहीं, ये गैर राजनीतिक लोग नहीं है। तो ये सारे सवालों पर एक बहुत विहंगम दृष्टि है और दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस समय चूंकि केंद्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं, जो भी इनको करना है वो करें। वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि क्या आरक्षण की जो नीति है ये इसी अंदाज में जारी रहनी चाहिए या इस पे किसी तरह की कोई समीक्षा की जानी चाहिए? समीक्षा की जानी चाहिए नहीं, बल्कि ये और आगे जाने वाली है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात आएगी, उस पर भी सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब ये बात आगे बढ़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर में जब रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए अभी से सरकार को नीति बनानी चाहिए जी, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद वाजपेयी जी, कमल नयन काबरा साहब, विपुल मुदगल साहब और उमाकांत लखेड़ा साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरक्षण इस देश में कुछ लोगों के लिए राहत लेकर के आया है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इसके विरोधी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस पर एक व्यापक बहस की जाए और इसको सही परिप्रेक्ष्य में संविधान की मूल जो भावना थी उसके अनुरूप रखा जाए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।